प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अंकेक्षण कितने प्रकार का होता है उस पे बात स्टार्ट की थी मैंने, जिसमें आप देख चुके हैं कंप्लीट ऑडिट क्या होती है, पूर्ण अंकेक्षण, पार्शियल ऑडिट, समय या कार्य के आधार पर आंशिक अंकेक्षण आप करें। एक था कंटिन्यूअस ऑडिट, चालू अंकेक्षण, वर्ष के दौरान निश्चित या अनिश्चित समयांतरों पर अंकेक्षक आकर के उस दिन तक के हिसाब किताब की जांच करता है, जिसको आप चालू अंकेक्षण कहते हैं। नेक्स्ट था पीरियोडिकल ऑडिट, सामयिक अंकेक्षण, मीन्स वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अंकेक्षक एक बार में ही आकर के सारे काम को निपटाता है, वो सामयिक अंकेक्षण कहलाता है। तो ये 4 पॉइंट को मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। नेक्स्ट पॉइंट पे आज बात शुरू कर रहा हूं। 5th पॉइंट है इंटरिम ऑडिट, अंतरिम अंकेक्षण। अंतरिम का मतलब होता है, ये शाब्दिक अर्थ होता है बीच में। तो इंटरिम ऑडिट का मतलब हुआ वर्ष के दौरान बीच में कराया जाने वाला अंकेक्षण। आप जानते हैं कि कई बार कंपनियां वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा करती हैं। सामान्यतः आप जानते हैं कि लाभांश की घोषणा एनुअल जनरल मीटिंग में की जाती है और ऑडिट रिपोर्ट जो आ जाती है उसके आधार पर वहां पर प्रस्ताव पारित किया जाता है कि शेयर होल्डर्स को इस वर्ष कितना प्रतिशत डिविडेंड दिया जाए, लाभांश दिया जाए। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो रही होती है, प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहे होते हैं, तो प्रमोटर्स या मैनेजमेंट को लगता है कि खातों की जांच बीच में ही करा ली जाए और वर्ष के दौरान ही शेयर होल्डर्स को कुछ पैसा लाभांश के रूप में दे दिया जाए। तो वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है वो कहलाता है इंटरिम डिविडेंड। लेकिन अंतरिम लाभांश बांटने से पहले आपको अपने खातों की वास्तविकता से परिचित होना जरूरी होता है। इसलिए मैनेजमेंट के द्वारा वर्ष के बीच में खातों का अंकेक्षण कराया जाता है, जिसको आप कहते हैं अंतरिम अंकेक्षण। और अंतरिम अंकेक्षण की एक विशेषता है कि ये एक तरह से चालू अंकेक्षण और पीरियोडिकल ऑडिट दोनों की ही विशेषताओं को समाहित करता है। मीन्स वर्ष के बीच में आपने जांच करा ली तो चालू अंकेक्षण के जो फायदे थे वो तो मिल ही गए आपको। साथ ही जब आप अपना फाइनल ऑडिट कराएंगे, कंप्लीटेड ऑडिट कराएंगे, तो उस समय पहले के खातों की बहुत कुछ जांच हो चुकी होती है। तो ऑडिटर को जो काम करना होता है वो एक लिमिटेड काम करना होता है, काम का दायरा कम होता है, तो फाइनल अकाउंट्स भी आसानी से बन जाते हैं, जिसके आधार पर मैनेजमेंट फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है। तो वर्ष के बीच में अगर खातों को जांचने की जरूरत पड़ती है तो अंकेक्षक के द्वारा उनसे हम जांच कराते हैं, जिसको आप कहते हैं अंतरिम अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑडिट, निपुणता अंकेक्षण। मैनेजमेंट के द्वारा कर्मचारियों की एफिशिएंसी या निपुणता को बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स या प्लानिंग की जाती है, योजनाएं बनाई जाती है। निपुणता अंकेक्षण में इसी चीज को जांचा जाता है कि जो योजनाएं बनाई गई थी उन योजनाओं की पालना हुई या नहीं हुई, और उन योजनाओं का परीक्षण करते समय ये भी देखा जाता है कि इन योजनाओं में भविष्य के लिए किस तरह से परिवर्तन करके इनको और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि आपका जो कार्य है व्यापार का वो अधिक कुशलता पूर्वक और आसानी से संपन्न हो सके। तो निपुणता अंकेक्षण में बेसिकली नियमों की जांच नहीं होती है, नियमानुकूलता की जांच नहीं है, ये कुशलता की जांच है कि जो आपने प्लानिंग की थी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो किन कारणों से नहीं हुआ, उसमें किस तरह से सुधार किया जाए ताकि कर्मचारी और अधिक कुशलता से, ईमानदारी से, निष्ठा से अपने कार्य को अंजाम दे सके, उनकी कुशलता बढ़ सके।
तो एफिशिएंसी ऑडिट में कुशलता या निपुणता की जांच की जाती है, योजनाएं जो आपने बनाई है उनकी जांच करके। वित्तीय लेखों की जांच इसमें इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती है। इसी तरह से एक होता है औचित्य अंकेक्षण, प्रोप्राइटरी ऑडिट। आप जानते हैं कि मैनेजमेंट को वर्ष के दौरान विभिन्न निर्णय लेने पड़ते हैं, तो उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं वर्ष के दौरान, उन निर्णयों की जांच करनी होती है, जिसको आप कहते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट। उन्होंने जो निर्णय लिए हैं उनकी जांच 3 सब पॉइंट्स पे बेसिकली हम करते हैं कि मैनेजमेंट ने जो निर्णय लिया है वो बुद्धिमानी पूर्वक लिया है या नहीं लिया है, मैनेजमेंट ने निर्णय लेते समय निष्ठापूर्वक काम किया या नहीं किया है, और तीसरा मितव्ययता का ध्यान रखा है या नहीं रखा है। निर्णयों की जांच करते समय अगर मैं पहले पॉइंट को उठाता हूं, इंटेलिजेंस को, बुद्धिमानी का, कि जब आपने निर्णय लिया तो उस समय आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे। उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चुनाव करना होता है। तो विकल्पों में से बेस्ट ऑप्शन को चूज आपने किया है या नहीं किया है, उसकी जांच हमें करनी होती है कि मैनेजमेंट ने व्यापारिक हित या शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ऊपर रख करके निर्णय लिया है या किसी को फायदा पहुंचाने के हिसाब से निर्णय लिया है। लेकिन यह भी ध्यान रखने की चीज है कि जब आप जांच कर रहे हैं, मींस ऑडिटर जब जांच कर रहा है, तो हो सकता है परिस्थितियां बदल गई हो। तो जब भी आप इंटेलिजेंस या बुद्धिमानी की जांच करेंगे तो ये ध्यान रखना होगा कि जिस समय और परिस्थिति में निर्णय लिया गया था, उन परिस्थितियों के अनुसार वो उचित है या अनुचित है। वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि पहले लिया गया निर्णय आज आपको गलत दिख रहा हो, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में वो निर्णय सही था या नहीं था, इसकी मुझे जांच करनी होती है। साथ ही फेथफुलनेस मीन्स आपने जो निर्णय लिया है वो निष्ठापूर्वक लिया है। निष्ठापूर्वक से मतलब आपने कोई भाई भतीजावाद या कोई रिश्वत या कोई अनुचित लाभ लेकर के तो इस तरह से काम नहीं किया है। तो किसी भी तरह की सिफारिश या भ्रष्टाचार या और किसी दबाव में आकर के अगर आपने निर्णय लिया है तो वो अनुचित माना जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट का सर्वोपरि कार्य होता है संस्था के हित में काम करना और निर्णय लेकर के अंशधारियों को या व्यापार के मालिकों को लाभ पहुंचाना। तो निर्णय आपका बुद्धिमानी पूर्वक होना चाहिए, निष्ठापूर्वक मीन्स फ्री एंड फेयर डिसीजन होना चाहिए विदाउट एनी प्रेशर। तीसरा पॉइंट होता है इकोनॉमी का। जब आप किसी भी, सपोज आप मशीन खरीदना चाहते हैं कोई ऑटोमेटिक, तो आपके पास बहुत सारी कंपनीज के ऑफर हो सकते हैं, फीचर्स भी अलग अलग होंगे। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें जो मशीन सबसे ज्यादा उचित बैठती है उसके लिए कई सारे सप्लायर हैं। तो आपसे अपेक्षा ये की जाती है कि जो कम रेट में आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है उस ऑप्शन को आप चूज करें। तो जब भी मैं मैनेजमेंट के डिसीजंस की जांच करूंगा तो ये जरूर देखूंगा कि आपने जो निर्णय लिया है वो निर्णय मितव्ययता को ध्यान में रख करके लिया गया है। कहीं आपने फिजूल खर्ची तो नहीं की है, शेयर होल्डर्स के पैसे को उसी तरह से खर्च किया है जिस तरह से आप अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है मैनेजमेंट से कि सार्वजनिक धन या संस्था के धन का उपयोग उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह से आप अपने व्यक्तिगत धन को खर्च करते हैं। तो औचित्य अंकेक्षण मीन्स प्रोप्राइटरी ऑडिट में मैनेजमेंट ने जो डिसीजंस लिए हैं उन निर्णयों की जांच करनी होती है। निर्णयों की जांच 3 क्राइटेरियाज पे हम करते हैं। इंटेलिजेंस, आपने बुद्धिमानी पूर्वक निर्णय लिया है, आपने निष्ठापूर्वक बिना भाई भतीजेवाद, दबाव, रिश्वत के काम किया है, और संस्था के हित में जो भी सस्ते से सस्ता
ऑप्शन था उसको आपने चूज किया, संस्था के धन का या सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑडिट, निष्पत्ति अंकेक्षण। जब भी कोई व्यापारिक संस्था या कंपनी हो तो उनका बिजनेस का एक टारगेट होता है, प्लानिंग होती है, उन टारगेट फिक्स कर दिए जाते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑडिट में हमें यही देखना होता है कि आपका जो टारगेट या लक्ष्य था उस लक्ष्य को आपने प्राप्त किया या नहीं किया है, कहां तक प्राप्त किया, नहीं प्राप्त किया तो क्या अड़चन थे, उन कमियों को फ्यूचर में सुधारा जाए ताकि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें और संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। इसी तरह से परफॉर्मेंस ऑडिट में टारगेट तो एक फिजिकल हो गया कि आपका प्रोडक्शन इतना होना चाहिए था या इतना आपको प्रॉफिट अर्न करना चाहिए था, टर्नओवर ये होना चाहिए था, वो तो एक फिजिकल टारगेट हो गया है। साथ ही जब आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो आप जानते हैं कॉस्टिंग में एक टर्म आता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब लागत का नियंत्रण करना, लागत को मिनिमाइज करना, क्योंकि आज कंपटीशन का युग है। वही लोग सरवाइव कर पाते हैं जो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कॉस्ट को कंट्रोल आप नहीं करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। नतीजा ये होगा कि मार्केट में आप कंपटीशन इतना है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस अदर कंपटीटर से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तो हमारे पास जो मेन ऑप्शन होता है वो कॉस्ट रिडक्शन का होता है, कॉस्ट में कमी करने का होता है। तो परफॉर्मेंस ऑडिट में मुझे ये भी देखना होगा कि संस्था ने कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए जो मानक बनाए थे, स्टैंडर्ड्स बनाए थे, उन स्टैंडर्ड्स को आपने पालन किया है या नहीं किया है, उनके अनुरूप आपने अपनी उत्पादन लागत को सीमित किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो उसके क्या कारण है, ब्रेकडाउन हुआ, हड़ताल हुई या कोई और रीजन है, तो उसके बारे में भविष्य में फिर मैनेजमेंट उस पर प्लानिंग करता है और उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो कुल मिलाकर के टाइप्स ऑफ ऑडिट में 8 तरह की ऑडिट होती है। व्यापारिक संस्था अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनका जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी ऑडिट को चुनती हैं। जहां पे किसी एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिट जरूरी है, जैसे कंपनीज की ऑडिट कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जरूरी है, तो वहां तो कोई ऑप्शन होता नहीं है, वैधानिक ऑडिट होती है। या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जिनकी मैं आपको बात बता चुका हूं, 148 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सीएजी को अपॉइंट किया जाता है, और सीएजी 149 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है जिसके अकॉर्डिंग अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, पार्लियामेंट में रखी जाती है। कहने का मतलब जहां पर किसी कानून के तहत एक पर्टिकुलर टाइप का अंकेक्षण कराना जरूरी है, वहां तो वो उस तरह का ही होगा। जहां पे आपको ऑप्शन है या एडिशनली आप चाहते हैं कि और अंकेक्षण करा लूं ताकि गलती गबन और न हो और कर्मचारियों पर प्रेशर रहे, व्यापार की वास्तविक और उचित स्थिति आपके सामने हो, तो ऐसी स्थिति में किसी भी एक तरह के ऑडिट को आप चूज कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे बात करूंगा। थैंक यू।